नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 पर, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में इसके हर पहलू को, हर जरूरी जानकारी को कवर किया जाए। देखिए, 1919 में ब्रिटिश सरकार भारत के लिए एक नया कानून लेकर आई। इसे एक बहुत बड़ा सुधार बताया गया, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में भारत को सत्ता देने की तरफ एक कदम था या महज एक दिखावा। चलिए आज इसी की हकीकत को समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। ये जो 1919 का एक्ट था, ये सेल्फ रूल की तरफ एक ईमानदार कोशिश थी या फिर एक पॉलिटिकल डिसेप्शन, एक राजनीतिक छलावा? क्या ये वाकई में भारतीयों को कुछ अधिकार दे रहा था या सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की कोशिश थी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर 1919 में इस एक्ट को लाने की नौबत ही क्यों आई। ऐसा क्या हो गया था कि ब्रिटिश सरकार को भारत के लिए नए सुधार लाने पर मजबूर होना पड़ा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस दौर के माहौल को समझते हैं। देखिए, उस समय अंग्रेजों पर ना चारों तरफ से दबाव बन रहा था, एक के बाद एक चीजें हो रही थीं। सबसे पहले तो 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पूरी तरह फेल हो चुके थे, भारतीयों को उनसे कोई उम्मीद नहीं रही। फिर 1916 में एक बहुत बड़ी बात हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक साथ आकर सेल्फ रूल की मांग कर दी, मतलब एक संयुक्त मोर्चा बन गया था। ऊपर से सड़कों पर होम रूल मूवमेंट ने माहौल एकदम गरमा दिया था, और इसी बीच छिड़ गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब युद्ध में अंग्रेजों को भारतीयों के समर्थन की जरूरत पड़ी, तो मजबूरी में 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी एक जिम्मेदार सरकार का वादा करना पड़ा। तो ये सब मिलकर एक ऐसा तूफान बन गया था जिसे अंग्रेजों के लिए नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तो इन्हीं सब दबावों का नतीजा था ये नया एक्ट। एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, और इस एक्ट ने दो जगहों पर बड़े बदलाव किए। पहला, लंदन में जो होम गवर्नमेंट थी वहां पर, और दूसरा दिल्ली में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वहां। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं लंदन से। अब यहां देखिए अंग्रेजों की चालाकी। लंदन में जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी, उसका सारा खर्चा कौन देता था? भारत। अब इस एक्ट में कहा गया कि इसका खर्च ब्रिटिश खजाने से जाएगा, और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही ये पैसा ब्रिटिश सरकार की जेब से जाने लगा, उन्होंने फौरन सदस्यों की संख्या 15 से घटाकर 8 से 12 कर दी। मतलब जब तक भारत पैसे दे रहा था सब ठीक था, अपने पर आई तो कटौती शुरू। और एक और मजेदार बात, भारत के लिए एक नया पद बनाया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। पद तो बना दिया, लेकिन उसकी तनख्वाह का बोझ वो वापस भारत पर ही डाल दिया गया। अच्छा, लंदन के बाद अब आते हैं दिल्ली पर हुए बदलावों पर, और ये शायद इस एक्ट का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज था। पहली बार भारत की जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी, उसे बाय कैमरल यानी द्विसदनीय बनाया गया। मतलब सरकार के दो हाउस बनाए गए, कुछ कुछ वैसा ही सिस्टम जैसा आज हम देखते हैं। तो ये दो सदन कौन से थे? एक था काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम अपर हाउस कह सकते हैं। इसमें 60 सदस्य थे 5 साल के लिए। और दूसरा था लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस। इसमें 145 सदस्य थे 3 साल के लिए। अब हाँ, सुनने में यह आज की राज्यसभा और लोकसभा जैसा जरूर लगता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन है। यह सिर्फ एक ढांचा था। असली पावर, असली शक्ति अभी भी वाइसरॉय के ही हाथ में थी, इन सदनों के पास नहीं। चलिए बात करते हैं इस एक्ट के सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा विवादित हिस्से की। ये था प्रांतों में लागू किया गया द्वैत शासन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डायरकी। ये एक तरह की दोहरी सरकार की व्यवस्था थी। तो सवाल उठता है कि ये डायरकी आखिर था क्या? देखिए, ये सिस्टम दिया था लायनल कर्टिस ने। इसमें किया ये गया कि प्रांतों के जितने भी सरकारी विभाग या विषय थे, उन्हें 2 हिस्सों में 2 लिस्ट्स में बांट दिया गया। पहली लिस्ट थी रिजर्व्ड यानी आरक्षित विषय, और दूसरी लिस्ट थी ट्रांसफर्ड यानी हस्तांतरित विषय। मतलब सीधा था, एक ही प्रांत में शासन 2 अलग अलग हाथों में दे दिया गया। तो प्रांतों के सारे कामकाज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अब जरा देखते हैं कि यह बंटवारा कितनी होशियारी या यूं कहें कि कितनी चालाकी से किया गया था। अब यहां इस बंटवारे का खेल समझिए। फाइनेंस यानी पैसा, पुलिस और जस्टिस यानी कानून व्यवस्था, इरिगेशन यानी सिंचाई और पानी, रेवेन्यू यानी सारा लगान, ये सारे के सारे मलाईदार और जरूरी विभाग गवर्नर ने रिजर्व्ड लिस्ट में डालकर अपने कंट्रोल में रख लिए। और भारतीय मंत्रियों के हाथ में क्या आया? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जैसे कि एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर।
मतलब आपको खेती का विभाग तो दे दिया, पर खेती के लिए जरूरी पानी और पैसा वो गवर्नर के पास है। आपको स्कूल बनाने की जिम्मेदारी तो दे दी, पर बजट गवर्नर के हाथ में है। साफ साफ कहें तो जिम्मेदारी दी गई, पर उस जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति वो छीन ली गई। तो अब ये तो तय था कि ऐसा सिस्टम चल नहीं सकता, लेकिन ये क्यों फेल हुआ? इसकी इतनी आलोचना क्यों हुई? चलिए जरा इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, इसकी खामियों को और गहराई से समझते हैं। इस एक लाइन में ही डायरकी की पूरी कहानी छिपी है। सोचकर देखिए, आपने एग्रीकल्चर विभाग, खेती-बाड़ी का काम तो ट्रांसफर्ड लिस्ट में भारतीय मंत्री को दे दिया, बहुत अच्छा। लेकिन इरिगेशन यानी सिंचाई का विभाग आपने रिजर्व्ड लिस्ट में गवर्नर के पास रख लिया। अब कोई भी बता सकता है कि बिना पानी पर कंट्रोल के कोई मंत्री खेती कैसे सुधारेगा। ये तो वही बात हुई कि आपको गाड़ी तो दे दी, पर चाबी अपने पास रख ली। ये बंटवारा बिल्कुल इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल था। तो जरा उस भारतीय मंत्री की हालत की कल्पना कीजिए। उसे अपने विभाग के लिए पैसा चाहिए, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट तो गवर्नर के पास है। वो कोई नीति बनाता है तो जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट हैं, जो अधिकारी हैं, वो उसकी बात ही नहीं सुनते, क्योंकि वो तो गवर्नर के प्रति जवाबदेह हैं। और कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी। मतलब गवर्नर के मंत्री अलग, भारतीय मंत्री अलग। कुल मिलाकर ये एक ऐसा सिस्टम था जो फेल होने के लिए ही डिजाइन किया गया था। अच्छा, ये तो हुई सरकार की बनावट की बात। अब एक और जरूरी सवाल पर आते हैं, वोट कौन दे सकता था? हु कुड वोट? क्योंकि इस एक्ट की एक और बड़ी आलोचना इसी को लेकर होती है कि मताधिकार बहुत ही सीमित और बांटने वाला था। वोट देने का हक हर किसी को नहीं था। ये अधिकार सिर्फ उन लोगों को दिया गया जिनके पास या तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो, या वो अच्छा खासा टैक्स देते हों, या फिर कम से कम 3,000 रुपए का लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व चुकाते हों। अब सोचिए, उस जमाने में 3,000 रुपए। इसका सीधा मतलब ये था कि भारत की बहुत बड़ी आबादी, शायद 99% से भी ज्यादा, वोटिंग के अधिकार से बाहर थी, और महिलाओं को तो वोटिंग का अधिकार ना के बराबर ही था। और यहां पर अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति और भी ज्यादा साफ नजर आती है। 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत सिर्फ मुसलमानों के लिए की गई थी, उसे अब और बढ़ा दिया गया। अब सिखों को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को भी अलग से निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। इसका मकसद साफ था, भारतीय समाज को धर्म और समुदाय के नाम पर और ज्यादा बांटना। तो ये थे 1919 एक्ट के प्रावधान। अब सवाल यह है कि भारत में इस पर क्या रिएक्शन हुआ? भारतीय नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने इसे कैसे देखा? क्या इसका स्वागत हुआ या इसे पूरी तरह नकार दिया गया? इस पूरे एक्ट पर जो सबसे सटीक टिप्पणी की, वो शायद बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उन्होंने इसे कहा अ सनलेस डॉन, यानी एक ऐसा सवेरा जिसमें सूरज ही नहीं निकला हो। मतलब उम्मीद तो थी कि एक नई सुबह होगी, कुछ अधिकार मिलेंगे, लेकिन ये एक ऐसी सुबह थी जिसमें आज़ादी की कोई रोशनी नहीं थी, बल्कि गुलामी का अंधेरा और भी घना लग रहा था। ज्यादातर राष्ट्रवादियों को यह बात साफ हो गई थी कि इन सुधारों के नाम पर उन्हें असली पावर नहीं मिलने वाली। और इस एक्ट का एक नतीजा ये भी हुआ कि इसने राष्ट्रवादी आंदोलन में ही फूट डाल दी। 3 अलग अलग रास्ते देखने को मिले। पहला, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, कहा कि यह नाकाफी और निराशाजनक है। दूसरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे जो नरमपंथी या मॉडरेट नेता थे, उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाई। उनका मानना था कि सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और तीसरा रास्ता अपनाया मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जैसे नेताओं ने। उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई और कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, काउंसिल्स के अंदर जाएंगे और सिस्टम में घुसकर इसका विरोध करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस एक्ट में हजारों खामियां थीं, लेकिन फिर भी अनजाने में ही सही, इसने भारत के भविष्य के लिए कुछ नींव के पत्थर जरूर रखे। जैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल पहली बार हुआ। आज जो हम बाईकैमरल लेजिस्लेचर देखते हैं, उसका ढांचा यहीं से आया। पहली बार प्रांतों को केंद्र से अलग अपना बजट बनाने का अधिकार मिला। और तो और एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रावधान भी इसी एक्ट में था। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही फ्लॉड, एक बहुत ही अधूरी शुरुआत थी, लेकिन फिर भी ये एक शुरुआत तो थी। तो कुल मिला के 1919 का ये जो एक्ट था, ये एक तरह का प्रयोग था। और इस एक्ट में ही लिखा था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। और वही कमीशन बाद में साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। अब उस कमीशन ने इस प्रयोग की सफलता और असफलता के बारे में क्या पाया, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भारत की आज़ादी की लड़ाई के अगले और भी ज्यादा रोमांचक अध्याय की तरफ ले जाता है।